नमस्कार मित्रों, बघेल राजवंश के इतिहास के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आपको अगर याद हो तो हम महाराजा रामचंद्र देव के शासनकाल के अंतिम समय पर पहुंचे हुए थे। महाराजा रामचंद्र देव का शासनकाल 16वीं शताब्दी के अंत में समाप्त होता है। ये जो आपके सामने नक्शा खुला हुआ है, एक बार मैं फिर आपको याद दिला दूं। बघेल राजवंश के इस राज्य क्षेत्र के दक्षिणी कोने पर बघेलों की राजधानी बांधवगढ़ स्थापित है। ये आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये बांधवगढ़ के किले का है। बांधवगढ़ का ये किला है, इसका ये बाहरी दृश्य है। बांधवगढ़ के किले का निर्माण किसने कराया, ये हालांकि अपने आप में एक लंबी कहानी है, लेकिन निर्माणकर्ता राजवंश के बारे में अभी तक हमें कोई प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार दूसरी शताब्दी ईस्वी में यहाँ पर सबसे प्राचीन राजवंश मगध राजवंश शासन करता हुआ हमें दिखाई देता है। और ये किला कालांतर में कई राजवंशों से होता हुआ कलचुरियों के हाथ में पहुंचा और कलचुरियों से ये किला बघेलों को प्राप्त हुआ। रामचंद्र देव ने, आपने पिछले एपिसोड में देखा था, अपनी राजधानी गहोरा से स्थायी तौर पर बांधवगढ़ स्थापित कर ली थी। हम ये भी कह सकते हैं कि महाराजा रामचंद्र देव बांधवगढ़ के अंतिम निष्कंटक राजा थे, जो तत्कालीन मुगल बादशाह अकबर के मित्र भी थे। महाराजा रामचंद्र देव के शासन के बाद ही बघेल राजवंश की सत्ता शनैः शनैः दुर्बल होना प्रारंभ करती है, और उसके कारण के बारे में हम आगे विचार करेंगे। आपसे अनुरोध होगा, सबसे पहले इस चित्र की ओर देखें। ये बांधवगढ़ किले के अंदर भगवान विष्णु की शेष नाग पर सैया का चित्र है। ये एक मूर्ति है जो बहुत फेमस है। ये कई परीक्षाओं में पूछी भी गई है कि इस मूर्ति का सिर किस ओर है, इस मूर्ति का पांव की इस ओर है। आप हमेशा जानते हैं, हिंदू धर्म में पूरब और पश्चिम बिस्तर लगाया जाना शुभ माना जाता है। सिर हमेशा पूर्व की होता है और पांव पश्चिम के होते हैं। पूर्व की ओर भगवान विष्णु का सिर है, पश्चिम की ओर भगवान विष्णु का पांव है। आइए महाराजा रामचंद्र देव के बारे में एक बार पुनः देखें। राजा रामचंद्र देव के एक पुत्र थे, वीरभद्र देव। महाराजा रामचंद्र देव के पुत्र वीरभद्र देव का ब्याह महाराणा बीकानेर राय सिंह, राजस्थान में बीकानेर के महाराणा थे राय सिंह, उनकी बड़ी पुत्री से होता है। महाराणा राय सिंह की छोटी पुत्री से बादशाह अकबर के पुत्र शहजादा सलीम का विवाह हुआ था। शहजादा सलीम ही बादशाह जहांगीर के नाम से जाने गए थे। और इस तरह राजा रामचंद्र के पुत्र वीरभद्र देव और शहजादा सलीम आपस में साढ़ू भाई थे। सन 1592 में जब राजा रामचंद्र देव की मृत्यु बांधवगढ़ किले में होती है, उस समय उनके एकमात्र पुत्र वीरभद्र देव अकबर के किले में अपनी मौसी के पास हुआ करते थे। जब ये समाचार आगरा पहुंचता है तो वीरभद्र देव बादशाह अकबर से विदा लेते हैं और बांधवगढ़ की ओर रवाना होते हैं। लेकिन वो बांधवगढ़ पहुंच नहीं पाते हैं। शहडोल जिले में बरौधा के पास एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। महाराजा वीरभद्र देव की जब मृत्यु होती है, तब उनके पुत्र विक्रमादित्य सिर्फ 11 वर्ष के थे और वो अपनी मां के साथ बांधवगढ़ के किले में थे। वीरभद्र देव की मृत्यु के पश्चात दरबारियों ने 11 वर्ष के उनके इस पुत्र विक्रमादित्य का राज तिलक कर दिया, और इस तरह 11 वर्ष की उम्र में महाराजा विक्रमादित्य बघेल राजवंश के, बांधवगढ़ राजवंश के शासक बनते हैं। और इसके बाद से ही राजनीतिक सत्ता का उथल पुथल शुरू हो जाता है। सन 1593 में विक्रमादित्य का दरबारी राज तिलक करते हैं, और सन 1594 में ठीक अगले वर्ष दरबारियों के द्वारा भड़काए जाने पर 12 साल के विक्रमादित्य ने अकबर के खिलाफ विद्रोह का ऐलान कर दिया, और उन्होंने सभी प्रकार से बांधवगढ़ की रियासत को मुगल सत्ता से मुक्त घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये खबर जब अकबर को मिली तो अकबर ने राय त्रिपुरदास खत्री के नेतृत्व में एक सेना बांधवगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। बांधवगढ़ के सेना और त्रिपुरदास खत्री की सेना के बीच में लड़ाइयां होती रही, बातचीत, समझौता वार्ता होती रही, और अंततः इस मुद्दे पर समझौता हुआ कि बांधवगढ़ राज्य सुरक्षित रहेगा, लेकिन नाबालिग राजा जब तक बालिग नहीं होते हैं तब तक वो
मुगल दरबार में सुरक्षित रखे जाएंगे। इस समझौते के अंतर्गत सन 1596 में महाराजा विक्रमादित्य मुगल दरबार अपनी मौसी के पास भेज दिए जाते हैं और उसके बाद विक्रमादित्य वहीं रहते हैं। सन 1597 में इस घटना के अगले वर्ष पर बांधवगढ़ की सेना एक बार मुगल सत्ता के खिलाफ पुनः विद्रोह कर देती है। एक बार फिर राय त्रिपुरदास खत्री की सेना बांधवगढ़ किले को घेर लेती है। ये घेरा 8 महीना 20 दिन चला। राय त्रिपुरदास खत्री की सेना बांधवगढ़ किले पर फतह नहीं कर सकी, लेकिन किले के अंदर की रसद सामग्री समाप्त हो जाने के कारण सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। आत्मसमर्पण की इस घटना के बाद बांधवगढ़ या बघेल राज्य जब्त कर लिया गया, मुगल सल्तनत का वो हिस्सा बन गया और राय त्रिपुरदास खत्री को बांधवगढ़ का सूबेदार नियुक्त किया गया। राय त्रिपुरदास खत्री आपके सामने लिखा हुआ है, सन 1601 तक बांधवगढ़ के सूबेदार रहे और बांधवगढ़ मुगल साम्राज्य का एक सूबा बना रहा। सन 1602 में वीरभद्र देव के दासी पुत्र, उनकी एक दासी के बेटे थे, उनका नाम था दुर्योधन और बघेली भाषा में उनको उच्चारण करते थे जिरजोधन। तो जिरजोधन को महाराजा बनाया गया और त्रिपुरदास खत्री वापस चले गए। सन 1602 से 1605 तक जिरजोधन बांधवगढ़ के राजा बने रहे और सन 1605 में मृत्यु अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद सलीम जहांगीर के नाम से मुगल साम्राज्य के बादशाह बनते हैं और बादशाह बनते ही अपने साढ़ू के बेटे विक्रमादित्य का वो राज तिलक करते हैं। ये राज तिलक आकबरा में ही जहांगीर के द्वारा किया गया और बांधवगढ़ का एक बार पुनः राजा बनाकर, या आप ऐसे कहें कि बघेल सत्ता का एक बार पुनः राजा बना करके उन्हें वापस भेजा गया। लेकिन एक चूक हो गई। चूक नहीं थी, ये जानबूझकर खेली एक राजनीति थी। बांधवगढ़ साम्राज्य के अंदर 19 परगने हुआ करते थे। जहांगीर ने विक्रमादित्य को सिर्फ 18 परगने वापस किए और बांधवगढ़ का परगना वापस नहीं किया गया। राजा विक्रमादित्य बिना राजधानी के राजा हो गए। अब उनको अपने लिए एक नई राजधानी बनानी थी। हालांकि बाद में जहांगीर ने बांधवगढ़ सूबा भी उनको दे दिया, लेकिन जब वो राजा घोषित हुए सन 1605 में तो उनके पास राजधानी नहीं थी। लिहाजा विक्रमादित्य को अपने लिए राजधानी के लिए एक नया स्थान खोजना पड़ा और आज जहां रीवा शहर है, वो घूमते घूमते यहाँ पहुंचे और ये शहर, आपने कई कहानियां सुनी होंगी कि कई कुत्ते एक खरगोश का पीछा कर रहे थे, खरगोश दौड़ते हुए एक ऊंची जगह पर पहुंचता है, अचानक से खड़ा हो जाता है और जोर से दहाड़ता है, कुत्ते डर करके भाग जाते हैं। तब महाराजा विक्रमादित्य को लगता है यहाँ पर कोई दैवी प्रताप है और वो वहां पर किले की स्थापना करते हैं। ये सब किंवदंतियां हैं, इनके बारे में हमें कुछ भी प्रमाणिक तौर पर नहीं पता है। लेकिन अगर आपको याद आ रहा हो, सन 1544 और 1545 में जब कालिंजर में शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था, उसमें शेर शाह सूरी ने अपने बड़े बेटे को राजस्थान भेजा था और छोटे बेटे जलाल खान को दक्षिण की तरफ भेजा था और उसने बिछिया और बिहर नदी के संगम पर अपने रहने के लिए एक गढ़ी का निर्माण कराया था। महाराजा विक्रमादित्य ने इस गढ़ी को ही विस्तारित करके अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया और ये गढ़ी मूल रूप से एक छोटी सी गढ़ी के रूप में जलाल खान के द्वारा बनाई गई थी, जो शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह के नाम से जाना गया। ये जो किला बनाया गया उसका एक रफ स्केच आपके पास है, ये सामने लगा हुआ है। ये वास्तविक चित्र नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आप देख रहे हैं ये रीवा के किला का चित्र है। इसके चारों तरफ दो दीवालें हैं। आप कभी भी दुर्ग शहर जब देखेंगे तो हमेशा वो डबल फोर्टिफिकेशन की स्ट्रैटेजी में बनाया जाता है, अर्थात उसके चारों तरफ दो दीवालें होती हैं। बाहरी दीवार शहर की सुरक्षा के लिए होती है और शहर के अंदर फिर एक अंदर दीवार होती है, वो राजा के राजप्रसाद की सुरक्षा के लिए होती है। तो ये किले की सुरक्षा के लिए ये बाहर वाली दीवार बनी हुई है और शहर की सुरक्षा के लिए बाहर लाल घेरा बना हुआ है। बघेली भाषा में इसको परिघा कहते हैं। ये जो परिघा है, इसके पूर्व की तरफ से बिछिया नदी बहती हुई आती है और दक्षिण की तरफ बाहरी परिघा नहीं है।
बिछिया नदी बहती हुई आती है, ये प्राकृतिक परिघा का निर्माण करती है और दक्षिण की तरफ पूरी पूरी सुरक्षा बिछिया नदी के द्वारा दी जाती है। बीहर नदी आती है और यहाँ पर दक्षिण पश्चिम के आसपास बीहर और बिछिया का संगम होता है और फिर ये संगम के बाद ये नदी बीहर नदी ही कहलाती है और ये पश्चिम दिशा की ओर चली जाती है। ये जो बाहरी दीवार आपको दिखाई दे रही है किले के बाहर, ये जो हरा वाला आपको वृत्त दिखाई दे रहा है, इसके अंदर राजप्रसाद है, यहाँ रीवा के महाराजा रहते हैं। और बाहर वाला जो है ये बाहरी दीवाल है। इस दीवाल के बाहर की तरफ जो रीवा का किला है, इसमें दो मुख्य गेट हैं। एक उत्तर की तरफ गेट है और एक पूर्व की तरफ गेट है। ये जो पूर्व की तरफ दरवाजा है, इधर की तरफ जो दरवाजा है, ये आपने सुना होगा उत्तरिया दरवाजा कहलाता है। रानी तालाब की तरफ से जब आए तो आपको यहाँ पर एंट्री मिलती है, वर्तमान में ये बंद है। और उत्तर की तरफ दो दरवाजे, जो बाहरी दीवार पर दरवाजा है वो मछरिया दरवाजा के नाम से जाना जाता है और भीतर वाला जो फोर्टिफिकेशन है उस पर ये जो दरवाजा है जिससे कि आप मेन किले में प्रवेश करते हैं महामृत्युंजय मंदिर में शंकर जी का दर्शन करने के लिए, वो घरिया दरवाजा कहलाता है। घरिया दरवाजे का निर्माण महाराजा भाव सिंह के द्वारा करवाया गया था। कि मूल संरचना का अंग नहीं हुआ करता था, मूल संरचना में मछरिया दरवाजा ही मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। मछरिया दरवाजा के अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बस्ती बसी हुई मिलेगी। ये बस्ती कहलाती है उपरहटी। ये था शहरपना। बांधवगढ़ से जब राजा रीवा आए तो उनके जो खास आदमी थे उनको उन्होंने अपने राजप्रसाद के ठीक बाहर रहने के लिए जगह दी और उस बस्ती की सुरक्षा के लिए फिर एक दीवार बनाई गई जो बाहरी परिघा कहलाती है। उपरहटी उपरहटी इसलिए कहलाती है क्योंकि जब आप किले के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, थोड़ा ऊपर है, इसलिए उपरहटी कहलाती है। उस जमाने में जब बसाया गया था तब इसको शहर पनाह कहते थे। और उसके नीचे फिर जो बाहरी दीवार है उसके बाहर तरहटी है। उपरहटी ऊपर है, तरहटी थोड़ा नीचे है। तरहटी बाहरी दीवार के बाहर है और उपरहटी बाहरी दीवार के अंदर, लेकिन राजप्रसाद की दीवार के बाहर की ओर है। बांधवगढ़ से जब राजा रीवा शिफ्ट होते हैं तो पूरा का पूरा शहर राजा के साथ रीवा आ जाता है। बांधवगढ़ जो एक जमाने में बहुत बड़ा व्यापार केंद्र होता था, बांधवगढ़ एक जमाने में जो बहुत प्रसिद्ध शहर हुआ करता था, यहाँ हाथियों की मंडी लगा करती थी और कई क्षेत्रों से राजाएं यहाँ बघेल राजाओं के पास हाथी खरीदने आया करते थे। वो पूरा का पूरा शहर उठ करके रीवा चला आया और बांधवगढ़ वीरान हो। धीरे धीरे करके उस किले पर जंगल ने कब्जा कर लिया और आज की तारीख में बांधवगढ़ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध है और वर्तमान में उस किले को देखने जाने की भी अनुमति नहीं है। ये कहानी थी बांधवगढ़ से रीवा आने। जब बांधवगढ़ से राजा रीवा आए, ये जो क्षेत्र था जिसको कि हम रीवा कहते हैं, ये रीवा के नाम से नहीं जाना जाता था, ये रीमा के नाम से जाना जाता था। और मूल बघेली भाषा जिसको कि हम रिम ही कहते हैं, उसमें ये आज भी रीमा के नाम से ही जाना जाता है। जब कभी भी इस मुद्दे पर चर्चा होती है कि रीवा को रीवा क्यों कहा जाता है, तो उसकी अंग्रेजी भाषा में स्पेलिंग को हम याद करते हैं। ये रीवा की स्पेलिंग है और जब आप इसको साधारण प्रोनाउंसिएशन में लेते हैं तो ये रेवा प्रोनाउंस होता है, इसका उच्चारण रेवा होता है। रेवा नर्मदा का भी एक नाम है और इसलिए हम कहते हैं कि नर्मदा नदी के नाम पर इस शहर का नाम रेवा रखा गया। ऐसा लगभग सभी लोग जानते हैं, सभी लोग इस तथ्य की चर्चा करते हैं, किंतु ये तथ्य तथ्य नहीं है। ये रीमा शहर बघेल राजाओं के यहाँ आने के पहले भी था। हाँ, ये एक छोटी सी ग्रामीण बस्ती हुआ करती थी जो रीमा नाम से जानी जाती थी।
बांधवगढ़ से हमको लगभग 100 पन्नों का एक दस्तावेज मिला है, जिसमें लिखा हुआ है, आपके सामने लिखा हुआ है, दस्तावेज का नाम है बांधवगढ़ एकत्रा जमाबंदी। और बांधवगढ़ एकत्रा जमाबंदी में एक लेख है, रीमा केर किला बनबाबा सलेम शाह पातशाही। 17th सेंचुरी में इस एरिया का नाम रीमा था, रीमा था। और रीवा का किला बना सलेम शाह पातशाही। सलेम शाह रिमही भाषा में इस्लाम शाह को कहा गया है। वो 1545 में शेर शाह सूरी का बेटा, उसको इसमें इस ग्रंथ में सलेम शाह कहा गया है। जाहिर है जब ये ग्रंथ लिखा गया था उस समय ये गांव यहाँ था और रीमा के नाम से जाना जाता था। यहाँ की भाषा वर्तमान में बघेली कहलाती है। किताबों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बघेली के नाम से पूछी जाती है, बताई जाती है, पर इसका मूल नाम रिमही है। रिमही, तो कुछ भाषा के बारे में ज्ञान रखते हैं वो जानते होंगे कि हिंदी की जो पूर्वी शाखा है, पूर्वी हिंदी कहलाती है, इसके अंतर्गत की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इत्यादि बोलियां आती हैं। ये उसका भाग है। जब बघेल इस क्षेत्र में आए थे तब इसकी मूल भाषा उनके यहाँ आने के पहले थी। बघेल ये भाषा गुजरात से लेकर के यहाँ नहीं आए, ये बघेलों की भाषा नहीं है। बघेल राजाओं ने यहाँ की संस्कृत, यहाँ की आबो हवा और यहाँ की बोली को अपनाया। यहाँ जो बोली बोली जाती थी वो बघेलों के आगमन के पूर्व रिम ही कहलाती थी। आप में से कुछ लोग शायद जानते हो, महाराजा मार्तंड सिंह भी अपने भाषा में, अपने भाषणों में यहाँ की जनता को रिमही जनता बोलते थे। और ये जो भाषा है उसको रिमही कहा जाता है। रिमही से और रीमा से रीवा के ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी एक अलग कहानी है। हुआ ये कि सन 1675 में रीवा के राजा थे महाराजा रघुराज सिंह। महाराजा रघुराज सिंह 1857 के, या 1875 में, 1675 बोल दिया, 1857 की विद्रोह के समय महाराजा रघुराज सिंह ही रीवा के राजा थे। महाराजा रघुराज सिंह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे और वो बहुत दान दिया करते थे। वो इतना दान दिया करते थे कि राजा को जो राजस्व प्राप्त होता था उससे ज्यादा दान हो जाता था और इस तरह राज्य के ऊपर भारी भरकम कर्जा हो जाया करता था। तो 1875 में महाराजा रघुराज सिंह ने राज्य की वित्तीय अव्यवस्था को देखते हुए राज्यकाज चलाने से मना कर दिया और उन्होंने रीवा राज्य की सत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। अंग्रेजों ने तब रीवा राज्य का प्रशासन सुदृढ़ करने के लिए बांदा के एक डिप्टी कलेक्टर हेतराम जी की नियुक्ति की। हेतराम ने इस क्षेत्र में आने के बाद यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा, यहाँ की राजस्व व्यवस्था को सुधारा। लेकिन महाराजा रघुराज सिंह के समय यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज रिमही हुआ करती थी। आपने देखा इस किताब में भी रिमही भाषा का ही उपयोग किया गया है। लेकिन जब हेतराम आए तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बदल करके फारसी हो गई। आप जानते होंगे मुगल बादशाहों की ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकाज की भाषा फारसी हुआ करती थी और अंग्रेजों के आगमन के बाद भी राजकाज की भाषा फारसी ही बनी रही। आज की तारीख में भी अगर आपको सम्मन आता होगा, वारंट आता होगा, तो लिखा देवनागरी लिपि में होगा लेकिन उसकी भाषा वही फारसी ही होती। तो जब पंडित हेतराम ने यहाँ के राजस्व प्रशासन को अपने हाथ में लिया तो राजकाज की भाषा फारसी हो गई। फारसी की बहुत सारी शाखाएं हैं, जैसे हिंदी की बहुत सारी शाखाएं हैं आप जानते हैं। और फारसी की एक शाखा जो यहाँ इस्तेमाल होती थी उसमें माँ उच्चारण नहीं। आप जानते होंगे कि फारसी की एक शाखा में सा का उच्चारण नहीं है और इसलिए फारसी में सिंधु को हिंदू कहते थे और इसलिए हिंदू, सिंधु के इर्द गिर्द का पूरा क्षेत्र जिसको कि फारसी हिंदू कहते थे, उसको फारसियों ने हिंदुस्तान का नाम दे दिया। तो हम हिंदुस्तानी इसलिए कहलाए क्योंकि फारसी में सा का उच्चारण नहीं था। आज भी कई लोग मस्जिद को मस्जिद कहते हैं सिर्फ इसलिए कि सा का उच्चारण फारसी में है ही नहीं।
और इसी तरह फारसी की वो भाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ बनी थी, उसमें माँ का उच्चारण नहीं था, माँ को वाह कहते थे। तो सुए 1875 में जब ऑफिशियल लैंग्वेज चेंज होती है तो रीमा को रीवा लिखा जाने लगा और इस तरह फिर रीवा का नाम प्रचलन में आ जाता है। भाषा अभी भी रिमही ही कहता है। अंग्रेज हर शब्द का अपना अलग स्पेलिंग देते थे, जैसे वो जबलपुर को जब्बलपुर लिखते थे, तो उन्होंने रीवा को रोमन अल्फाबेट में रीवा लिखा, रेवा लिखा। तो इंग्लिश में ये रेवा हो गया और हिंदी में ये रीमा से री वाह हो गया। और जो रीवा ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो अभी भी जैसे रीमा बोला जाता था, वैसे रीवा बोलते हैं, मतलब रा के ऊपर ना का उच्चारण आता है, रीवा। खैर, ये अपने आप में एक अलग कहानी थी। इस भाषा के रिमही से बघेली हस्तांतरण की भी एक कहानी। ब्रिटिश इंडिया के जमाने में अंग्रेजों ने भाषा के अध्ययन के लिए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर थे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने उत्तर भारत की सभी बोलियों और भाषाओं का अध्ययन किया, उनका फैमिली ट्री बनाई और उन्होंने उनका नामकरण किया। तो जिस क्षेत्र में बुंदेलों का शासन था, वहां बोली जाने वाली भाषा को उन्होंने बुंदेली कहा। मालवा में जो भाषा बोली जाती थी उसको उन्होंने मालवी कहा। निमाड़ वाली भाषा को निमाड़ी कहा। और जहां बघेल राजाओं का शासन था, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती थी उसको उन्होंने सन 1928 में बघेली का नाम। तो वो भाषा जो रिमही थी और रिमही के नाम से ही जानी जाती थी, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में बघेली कहे जाने लगे। और इस तरह रीमा रीवा हो गया और रिमही बघेली हो गई। आज की तारीख में हम रीमा से रीवा शहर में रहने लगे और हमारी भाषा रिमही से बघेली हो गई। लेकिन इस पूरे परिवर्तन के बाद भी बांधवगढ़ के राजा होने के कारण राजा बांधवेश ही कहे जाते रहे और अंतिम तक रीवा के बघेल राजाओं ने बांधवेश टाइटल ही धारण किया। ये थी कहानी बांधवगढ़ से रीवा राजधानी हस्तांतरण की। महाराजा रामचंद्र देव के बाद, विक्रमादित्य के राजा बनने के बाद बघेल राजाओं की स्थिति धीरे धीरे करके और दुर्बल होती चली जाएगी। लेकिन उस कहानी के बारे में हम अगले एपिसोड पढ़ेंगे। अभी तक आपने कहानी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।